Hello friends, today we are going to start chapter number 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीन्स होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू में आपको बता रखा है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर among different levels of government is one of the major forms of power sharing in the modern democracy। पावर का अलग अलग लेवल पे डिवाइडेशन करना ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक टाइप है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हम इसी पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली रेफर एज फेडरलिज्म, जिसे आज हम बहुत कॉमन नेम से जानते हैं, फेडरलिज्म के नाम से। वी बीइंग बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। फेडरलिज्म को हम आम भाषा में भी समझेंगे। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। बाकी चैप्टर में इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे और इंडिया में फेडरलिज्म कैसे वर्क करता है वो जानेंगे। Our discussion of the federal constitution provisions in followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in the practice। और फेडरलिज्म की वजह से कैसे डेमोक्रेसी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है वो पढ़ेंगे। Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and the third टाई ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। उसके बाद लास्ट में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आप म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के नाम से जानते हैं, और वो कैसे वर्क करती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो। व्हाट इज़ फेडरलिज्म। लेट अस गेट बैक टू द contrast between the Belgium and the Sri Lanka that we saw in the last chapter। चलिए उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं। लास्ट चैप्टर में जो हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and give these powers to the regional government। वहाँ हमने देखा था कि बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पहले बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसका पावर जो था, उसकी जो रोल्स थे वो बहुत कम थे। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉल विद बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी बेल्जियम में पहले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, केंद्र सरकार जो थी, वो जब चाहे उससे वापस ले सकती थी। तो ऐसी पावर का क्या फ़ायदा जिसे कभी भी छीन लिया जाए। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government। बाद में 1993 में क्या चेंज लाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पावर दी गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, ना ही उन्हें चेंज कर सकती है। दिस बेल्जियन शिफ्ट फ्रॉम द यूनिटरी टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, एक सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में पावर ना हो के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया दो पार्ट्स में। फेडरल का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर होगी। और यूनिटरी का मतलब होता है जब एक के हाथ में पावर हो। तो बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से पावर लेके उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल और स्टेट में। Sri Lanka continues to be, for all the practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers। अब हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे और जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस थे यूनिटरी सिस्टम के, जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट जो थी उसके पास सारी पावर्स थी। तमिल लीडर्स जो थे श्रीलंका के टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, वो क्या चाहते थे कि फेडरल सिस्टम हो जाए। ओके, तो कुल मिला के पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई, चाहे वो बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, हर किसी को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। ओके, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपकी डेफिनेशन है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर जो होती है वो सेंट्रल और उसके सब यूनिट्स मतलब स्टेट्स में डिवाइड कर दी जाती है।
ओके। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आम तौर पे कम से कम 2 लेवल तो होते ही हैं, पर ऐसा नहीं है, 2 से ज़्यादा भी लेवल्स होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है और वो साल भर या 5 साल का टारगेट लेके चलती है कि भाई 1 साल में हम कितना काम करेंगे या 5 साल में हमने क्या अचीव करना है। जबकि दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, डे टू डे लाइफ में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करती है और उन पे वर्क करती है। दोनों के पास पावर्स होती हैं, सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी, पर दोनों की पावर्स इंडिविजुअल्स होती हैं। ओके। उसके बाद आपका दे रखा है, इन दिस सेंस फेडरेशन आर द कंट्रास्ट विद द यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो फेडरेशन गवर्नमेंट की बिल्कुल अपोजिट है। Under the unitary system, either there is only one level of the government or the sub-units are subordinate to the central government. अब unitary system में क्या होता है, या तो पावर क्या होगी, गवर्नमेंट ही एक ही होगी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो बट उसकी पावर जो है वो कभी भी सेंट्रल के द्वारा वापस ले ली जाए, ऐसी पावर दे रखी हो। तो क्या वही चीज़ है, कुल मिला के अल्टीमेट पावर जो है सेंट्रल के पास होती है यूनिटरी सिस्टम में। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविजन ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन अगर हम फेडरल सिस्टम के बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती, इंडिविजुअल वर्क करती है। वो जब चाहे अपने डिसीजन खुद ले सकती है, सारे मैटर्स पे नहीं, पर्टिकुलर्स मैटर्स पे। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में इंडिविजुअली अलग अलग हम पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। चलिए फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स के बारे में जानते हैं कि फेडरलिज्म में मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट आइदर देयर has tied their its own jurisdiction in specific matters of the legislation, taxation and the administration। अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे इंडिया में मान लीजिए, इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और लोकल गवर्नमेंट अलग है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं तो हमें पंचायत की भी बात माननी पड़ेगी, हमें स्टेट की भी बात माननी पड़ेगी गवर्नमेंट की, और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो शासन कर रही है वो उसी जनता पे कर रही है, बट लेवल अलग अलग हैं। अब कई चीज़ों पे टैक्स हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, कई चीज़ों पे टैक्स हमें डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसने कहा है कि कानून बनाने वाली बात, एजुकेशन पे कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बना सकती है, चेंज कर सकती है। पर अगर हम बात करें सीबीएसई की तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि क्या वो चेंजेस लाना चाहती है। ऐसे ही कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोकल लेवल का है, अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी पनिशमेंट अलग होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने मर्डर किया है तो पंचायत लेवल पे तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, उसका क्या होगा, उसको स्टेट लेवल पे लाया जाएगा पनिशमेंट देने के लिए। तो अलग अलग लेवल्स बताए हैं। तो कुल मिला के इस सेकंड वाले पॉइंट में ये बोल रहा है कि सिटीजन्स जो होते हैं उनको तीनों गवर्नमेंट के अंडर में रहते हुए वर्क करना पड़ता है, पर उन लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करना हो रहा होता है। मान लीजिए मैंने कोई पेंसिल खरीदी है तो मैं क्या डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हूँ, नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हूँ। अगर कोई अल्कोहल खरीद रहा है तो वो क्या स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है, नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दे रहा है।
आगे दे रखा है द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और द टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर किसी की कानून व्यवस्था अलग अलग होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी गई है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इस प्रकार ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबके लिए अलग अलग नियम कानून लिखे गए हैं और वो फॉलो भी किए जाते हैं। फोर्थ वाला दे रखा है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर्ड टू कंसर्न बोथ ऑफ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल जो प्रोविजंस दे रखे हैं, क्या एक लेवल मिलके उसे बदल सकती है कोई कानून? जैसे इक्वलिटी का आपको राइट दे रखा है या एजुकेशन का राइट आपको दे रखा है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चेंज कर लेगी? वह नहीं। अगर उसमें कोई चेंज लाए जाते हैं नियम में, तो स्टेट, सेंट्रल, लोकल सबको मिलकर उस पर डिसीजन लेना होता है। फिफ्थ वाला है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन and the power of the different level of the government. The highest court acts as the umpire if the disputes arise between the different levels of the government in the exercise of their respective powers. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हर लेवल को अपनी अपनी पावर दे रखी है, पर मान लीजिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो गया, तब क्या होगा? तो एम्पायर का काम जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, उसका डिसीजन फाइनल होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट या सेंट्रल, हर किसी को पैसा तो चाहिए सरकार को चलाने के लिए, तो वो टैक्स के रूप में लोगों से पैसा वसूलते हैं और हर किसी को अलग अलग क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है कि भाई ये वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, जिससे वो अपने अपने खर्चे चला सके। 7th नंबर पे बता रखा है बेटा द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल सिस्टम जो होती है उसके मतलब दो तरीके के काम होते हैं, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पहला काम क्या है भाई? सुरक्षा देना, देश की यूनिटी को बचाए रखना, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखना है। ये नहीं कि हिंदू बना दो पूरे इंडिया को, ठीक है? जो जो धर्म फॉलो कर रहा है, जो सम रिलीजन या कल्चर को फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करने दिया जाए, पर साथ में यूनिटी भी ब्रेक ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। Therefore, two aspects are crucial for the institution and the practice of the federalism. इसलिए दो तरीके के काम जो हैं वो फेडरलिज्म में किए जाते हैं। गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट जो होती है अलग अलग लेवल्स की, उनको पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। हर किसी को अपना रोल जो होता है वो बहुत पर्टिकुलर होके निभाना होगा। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ आस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आइडियल फेडरलिज्म जो होता है इसमें ट्रस्ट भी होता है, एक दूसरे पे विश्वास, और साथ में रहने का एग्रीमेंट भी होता है कि हम साथ में रहेंगे और एक दूसरे पे विश्वास करेंगे। आगे आपको बता रखा है द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरल टू अनदर। अब पावर शेयरिंग का जो सिस्टम हमने देखा वो हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरल वॉज फॉर्म्ड। तो इसका डिपेंड करता है कि हिस्ट्री क्या है उस कंट्री की। देर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलेशन हैव बीन फॉर्म्ड। दो तरीके हैं बनाने के फेडरलिज्म को। द फर्स्ट रूट इवॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर
on their own to form the bigger unit, so that the polling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation include in USA, Switzerland, Australia. In the first category of the federation, all the constitution state usually have the equal power and are strong vice averse the federal government. अब यहाँ बता रखा है एक सिस्टम होता है कमिंग टुगेदर का, जिसमें एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट होती हैं, उनके पास सबके पास बराबर पावर होती है और वो मिलके क्या करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती हैं. ठीक है, ये कमिंग टुगेदर है. सेकंड है होल्डिंग टुगेदर. Second route is where a large country decided to divide its power between the constituent states and the national government. सेकेंड वाले में होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं सबकी पावर अलग अलग होती है और अलग अलग लेवल की होती है. जैसे राजस्थान, गुजरात, आसाम, हर किसी के पास पावर एक जैसी नहीं है, अलग अलग है. ठीक है, इंडिया में, स्पेन में, बेल्जियम में इसी प्रकार का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है. ये सेकंड कैटेगरी है. इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स जो हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है और किसी किसी को तो स्पेशल पावर भी दी जाती है, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर को दे रखी थी. ठीक है, तो यूएसए में तो सबको इक्वल कर रखा है सारे स्टेट्स को, पर इंडिया जैसी कंट्री में सबको इक्वल नहीं कर रखा है, वहाँ सबके पास पावर अलग अलग दे रखी है. वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.